हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन गौरवांशी के विद गौरवांशी क्लासेस। हम बात करेंगे आज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। लास्ट मैंने आपको बताया भी था कि हम इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए अंतःस्रावी तंत्र की खोज किसने की थी। अंतःस्रावी तंत्र की खोज की थी आपके थॉमस एडिसन ने। किसने की थी? थॉमस एडिसन। ठीक है, साइंटिस्ट थे आपके थॉमस एडिसन। ठीक। और अब बात करते हैं हम ग्रंथि के बारे में। ठीक है, ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि होती है आपकी अ, हाँ, ग्रंथि शरीर के वह भाग जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट रसायनों का निर्माण और श्रावण करते हैं। क्या? शरीर के वह भाग जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट रसायनों का निर्माण और श्रावण करते हैं, ग्रंथि कहलाते हैं। ठीक है, कार्यप्रणाली के आधार पर ग्रंथि को हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। कितने पार्ट्स में बांटा है हमने ग्लैंड्स को 3 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, 3 पार्ट्स कौन कौन से आपके? एक तो हो गई आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कौन सी हो गई आपकी? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और एक है आपके एंडोक्राइन। कौन सी? एंडोक्राइन। ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। क्या? मिक्स्ड ग्लैंड। अच्छा, इसको ये जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है इसको हम बोलते हैं बहिस्रावी। क्या बोलते हैं इसको हम? बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी। ठीक है, एंडो का मतलब अंतःस्रावी। इसको बोलते हैं हम अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? अंतःस्रावी ग्रंथि। मिक्स्ड को क्या बोलते हैं हम? मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब ये होता क्या है? मतलब ये होती कौन कौन सी हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आपकी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं। कैसी होती हैं? ये डक्ट होता है इनमें। ठीक है, नलिका मतलब डक्ट। तो ये कैसी होती है? नलिका युक्त होती हैं। ठीक है, नलिका युक्त होती हैं, नलिका युक्त। और आपकी एंडोक्राइन कैसी होती हैं? आपकी एंडोक्राइन जो होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं। क्या कैसी होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, और अब बात करें एक्सोक्राइन के बारे में कि इनके द्वारा क्या होता है? संश्लेषित रसायन को नलिकाओं मतलब डक्ट्स के माध्यम से ब्लड में पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से? इसके द्वारा क्या है? संश्लेषित रसायन को नलिकाओं मतलब डक्ट्स के माध्यम से ब्लड में पहुंचाया जाता है। इसमें मुख्यतः एंजाइम स्रावित होते हैं। आपको ये पॉइंट्स इसके बारे में याद रखना है कि इसमें मुख्यतः क्या है? एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम स्रावित होते हैं। ठीक है, और अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इन ग्रंथियों को सीधे रक्त में मिला देती है। ये क्या करती है? ये ग्रंथि अपने स्राव को मतलब जो इसमें से निकलता है, क्या निकलता है इसमें से? हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं इसमें से? हार्मोन्स। ये भी याद रखना है। एक्सोक्राइन से निकलते हैं आपके एंजाइम और एंडोक्राइन से निकलते हैं आपके हार्मोन्स। तो ये क्या करता है? ये जो ग्लैंड्स है ये आपके सीधे इस हार्मोन्स को ब्लड में मिला देती है और ये नलिका विहीन होती है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहीं पे बात करते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स की। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? नलिका युक्त भी होती है, नलिका विहीन भी होती है। ये दोनों होती है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय। हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सो में क्या रखना है आपको याद कि नलिका युक्त होती है, एंडोक्राइन आपकी नलिका युक्त होती है। ठीक है, और मिक्स्ड में दोनों होती हैं। मिक्स का मतलब मिश्रित हो गया। ठीक है, और एक्सोक्राइन आपकी क्या करती है? संश्लेषित रसायन को डक्ट्स के माध्यम से ब्लड में पहुंचाती है और इसमें मुख्यतः क्या है? इसमें मुख्यतः एंजाइम का स्रावण होता है। ठीक है, एंडोक्राइन में आपको क्या याद रखना है? नलिका विहीन होती है और इसमें ये क्या करती है कि ये हार्मोन्स को सीधे ब्लड में क्या करती है? हार्मोन सीधे ब्लड में मिलाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है? एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल आप लार ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि। ठीक है ना, आप ये भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब ये एंजाइम और हार्मोन्स को हम एक बार यहाँ पे उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मतलब उसके बारे में 1-2 पॉइंट्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, ये होता क्या है? तो ठीक है,
जैसे कि एंजाइम जो होते हैं ये बहिस्रावी ग्रंथियों से बहिस्रावी ग्रंथियों से इनका निर्माण होता है और श्रावण भी उसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बहिस्रावी ग्रंथियों से, बहिस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि से, ठीक है। और हार्मोन्स का क्या कैसे होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किससे? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो हम बात करते हैं मतलब इसी के बारे में, एंजाइम के बारे में ही। एंजाइम क्या होते हैं? ये बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और इससे इनका निर्माण होता है। हार्मोन्स क्या होता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और इनसे इनका निर्माण होता है। अच्छा, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। जो मतलब सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ठीक है ना। तो और इसमें क्या होता है? इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ स्टेरॉयड होते हैं। कुछ प्रोटीन जैसे कि आपके जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो, और स्टेरॉयड में जैसे कि आपके टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स, ठीक है ना। और एंजाइम में और क्या है? इनका आणविक भार अधिक होता है और हार्मोन्स का आणविक भार कम होता है, ठीक है। और ये जैव उत्प्रेरक की तरह होते हैं। कौन? एंजाइम। और हार्मोन्स क्या है? जैव संदेशवाहक की तरह होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी कार्य क्या है? इनका प्रमुख कार्य क्या है कि विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का विनिमय करना, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स का काम क्या है कि उपापचयी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना, ठीक है। तो ये हमने छोटे से पॉइंट्स देख लिए आपके प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब एक पॉइंट आता है फेरोमोन्स। आपने सुना होगा, हम यहाँ पे वो देख लेते हैं फेरोमोन्स क्या होता है, फिर हम अपने स्टार्ट करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स, ठीक है। इनको इंग्लिश में ही फेरोमोन्स बोलते हैं, PHEROMONES, ठीक है। फेरोमोन्स ये होते क्या हैं? फेरोमोन्स क्या होते हैं? यह विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जो विशिष्ट समूहों के जंतुओं के द्वारा शरीर के बाहर स्रावित होते हैं। ये कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर, शरीर के बाहर, ठीक है। शरीर के बाहर स्रावित होते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी विशेष सूचना का प्रसारण करने तथा सुरक्षा के लिए मतलब प्रयोग में आते हैं, या मतलब उनका ये कार्य करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है क्वीन बी सब्सटेंस, मतलब रानी मक्खी द्वारा स्रावित किए जाने वाले क्वीन बी सब्सटेंस, जिसके द्वारा ड्रोन को प्रजनन के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप इसको लिख लो, एग्जाम्पल है इसका। मतलब आपको ये याद रखना है, ये विशेष प्रकार के रासायनिक होते हैं जो विशिष्ट समूहों के जंतुओं द्वारा शरीर के बाहर स्रावित किए जाते हैं, विशिष्ट सूचना का प्रसारण करने तथा सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक है। लिख लो आप इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है? रानी मक्खी द्वारा स्रावित किए जाने वाले क्वीन बी सबस्टेंस, क्वीन बी सबस्टेंस के द्वारा ड्रोन को प्रजनन के लिए आमंत्रित करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। मैं आपको पिक्चर के द्वारा समझाती जाऊंगी, आप चाहो तो नोट कर लेना। पहले मैं यहाँ बात कर लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती कौन कौन सी हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो आपने सुना होगा जैसे कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट पीनियल बॉडी या पीनियल ग्लैंड्स, पीनियल, ठीक है। नेक्स्ट पिट्यूटरी, जिसे आप पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड, ठीक है। और एक और होती है आपके यहाँ थाइमस, ठीक है। अब इधर लिखते हैं कुछ जैसे कि पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड, ठीक है, पैराथायरॉयड, ठीक है। नेक्स्ट पैंक्रियाज, अग्नाशय, पैंक्रियाज, ठीक है।
और एड्रिनल, एड्रिनल। और जो आपके इसमें लास्ट होता है वो आपका गोनेट्स। गोनेट्स मतलब गोनेट्स में आपकी दो आ जाती हैं, इनको जनन ग्रंथियाँ कहते हैं, एक मेल में और एक फीमेल में। ठीक है, मेल में आपकी आ जाती है टेस्टिकल और फीमेल में आ जाती है आपकी ओवरीज। ठीक है, तो ये हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कौन सी? हाइपोथैलेमस, ठीक है, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल और गोनेट्स। ठीक है, अब मैं इनको आपको पिक्चर की हेल्प से मतलब बोलती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, और आप इनको लिखना चाहो तो लिख लेना। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारी पिक्चर कहाँ गई। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है ना, ये आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस के बारे में, जो आपकी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्या होती है? यह अग्र मस्तिष्क में उपस्थित है। ठीक है, यह अग्र मस्तिष्क में उपस्थित है, जो प्यास तथा परितृप्ति के लिए संबंधित है। मतलब प्यास तथा परितृप्ति से संबंधित है। ठीक है, और अंतःस्रावी तंत्र के संबंध में इसका कार्य पीयूष ग्रंथि को विनियमित करना है। क्या कार्य है इसका? पीयूष ग्रंथि को विनियमित करना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स। आपने सुना होगा, क्या कहते हैं इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को तंत्रिका तंत्र का अंतःस्रावी तंत्र के बीच का सेतु माना जाता है। क्या माना जाता है इसको? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के बीच का सेतु माना जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें एक दो पॉइंट्स याद रखने हैं हाइपोथैलेमस के, कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। ये है अग्र मस्तिष्क में है। ठीक है, स्थिति पूछे तो इसकी। और दूसरा आपको कि प्यास तथा परितृप्ति के लिए मतलब संबंधित है उससे। ठीक है, और ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य पीयूष ग्रंथि को विनियमित करना है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है? आकार में मानव की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वह आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, यह क्या करती है? पैराथायरॉयड ग्रंथि के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रंथियों का विनिमय करती है। क्या है ये? पैराथायरॉयड ग्रंथि के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रंथियों का विनिमय करती है, पैराथायरॉयड ग्रंथि के अतिरिक्त। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्रंथि क्या होती है? जैसे आपकी ये थायरॉयड ग्लैंड्स है। ठीक है, मैं यहाँ आपको बना के बताती हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये थायरॉयड ग्लैंड्स है। ठीक है, तो इस पे इस तरीके से ये होती है, तो ये 4 होती हैं संख्या में पैराथायरॉयड। ठीक है ना, अभी बात करेंगे आगे पैराथायरॉयड की। ठीक है, तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे कि मानव की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, पैराथायरॉयड ग्रंथि के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रंथियों का विनिमय करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि वो पिट्यूटरी का विनिमय करती है। ठीक है, इसमें 2 लोब्स होते हैं जिनके द्वारा अलग अलग हार्मोन्स का श्रवण किया जाता है। कितने होते हैं इसमें? इसमें 2 लोब्स होते हैं जिनके द्वारा अलग अलग हार्मोन्स का श्रवण किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। 2 लोब्स मतलब अग्रपिंड और पश्चपिंड। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अग्रपिंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और पश्चपिंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो मैं उनके आपको नाम बता दे रही हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे चलिए हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं कि अग्रपिंड से और पश्चपिंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। ये किसका पार्ट है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। ठीक है, अग्रपिंड से स्रावित हार्मोन्स, स्रावित हार्मोन्स। ठीक है, इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? आपने हार्मोन्स के नाम तो सुने होंगे, बस मैं उनको बता दे रही हूँ कि ये अग्रपिंड से निकलते हैं। ठीक है,
जैसे आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन्स, जैसे हम बोलते हैं GH या STH, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड स्टूमुलेटेड हार्मोन्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ACTH, FSH, ये हार्मोन्स के नाम है, ठीक है। और LH, ठीक है। और प्रोलैक्टिन, MSH भी है एक, MSH, ठीक है। एक है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अब बात करते हैं पश्चपिंड से कौन कौन से निकलते हैं। पश्चपिंड से, ठीक है, पश्चपिंड से स्रावित हार्मोन्स। तो पश्चपिंड से स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जैसे आपका ADH, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को हम यहाँ पिटोसिन भी बोलते हैं, पाइटोसिन या पिटोसिन, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं आपको इसके बारे में मतलब हार्मोन, ये जो आपके अग्रपिंड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं या पश्चपिंड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, क्या मैं इनके बारे में अभी एक एक दो पॉइंट्स में यहीं बता दे रही हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपका ये जो है GH STH, ये हार्मोन्स जो है इसकी फुल फॉर्म है, आप नोट कर लेना, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसे इसकी फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन्स, ये तो आपको पता है ग्रोथ हार्मोन्स। नेक्स्ट है इसका ये जो आपका STH, इसको बोलते हैं सोमैटोट्रॉपिक, क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट है आपका थायराइड स्टूमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। अब ACTH का क्या है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। और आपका जो इसमें मोस्ट है, एक तो आपका ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका FSH जो है, इसकी फुल फॉर्म है आपकी फॉलिकल स्टूमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका LH जो है, LH इसको बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। चलिए, तो आप इन हार्मोन्स के बारे में आप यहाँ पॉइंट्स लिखते जाइए, ठीक है ना। जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे आपके ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, ये हार्मोन शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है, या यह शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है। विशेष रूप से यह प्रोटीन संश्लेषण व हड्डियों की लंबाई को प्रेरित करता है। किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण व हड्डियों की लंबाई को प्रेरित करता है। यह अनियमित स्राव से, इसके अनियमित स्राव से, तो हम बात कर रहे थे कि इसके अनियमित स्राव से क्या होगा। अनियमित स्राव मतलब अगर ये कम निकलेगा या कम स्रावित होगा तो क्या होगा, अगर ये ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा। अगर ये कम निकलेगा तो बच्चों में वामनता हो जाती है, मतलब वो बौने हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा निकलेगा तो बच्चे अतिकायिकता हो जाएंगे। अतिकायिकता मतलब जैसे कि आपके खली की तरह, ठीक है। और वयस्कों में क्या हो जाएगा, वयस्कों में एक्रोमेगली बोलते हैं, एक्रोमेगली हो जाएगा। मतलब एक्रोमेगली मतलब चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखेगा, किसी तरह गोरिल्ला की तरह, ठीक है। ये था आपका ग्रोथ हार्मोन्स होता क्या है, यह करता क्या है, यह शरीर की सामान्य और संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विशेष रूप से यह प्रोटीन संश्लेषण व हड्डियों की लंबाई को प्रेरित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या ये बस आपको ये याद रखना है, ये स्रावित कहाँ से होता है। तो ये आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इसके नाम में ही थायराइड है, तो ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। और ACH क्या है, ACH ये ग्लूकोज की कमी से स्रावित होता है। किसकी कमी से, ग्लूकोज की कमी से स्रावित होता है। हमने यहाँ बात की थी आपकी यहाँ ये हार्मोन्स, इसमें ये जो दो हार्मोन हैं आपके, ठीक है, एक तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और एक आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये दोनों हार्मोन्स है आपके गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। क्या है ये, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको इसी तरीके से पढ़ेंगे, गोनेडोट्रॉपिक करके, ठीक है।
क्या, गोनेडोट्रोपिक, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स, ठीक है। तो यह क्या होता है, इन हॉर्मोन्स के द्वारा स्त्री या पुरुष, गोनेडल समझ में आ रहा होगा आपको कि ये मतलब दोनों से रिलेटेड है। तो इन हार्मोन्स के द्वारा स्त्री तथा पुरुष जनन ग्रंथियों से क्रमशः, कहने का मतलब अगर बात हम यहाँ स्त्री की करें और यहाँ पुरुष की करें, ठीक है, तो स्त्री के जनन ग्रंथियों से क्या निकलेगा, अंडाशय और वृषण, और पुरुष के से वृषण। इसमें क्या होगा, अंडाशय, एग्स, ओवेरी, ठीक है, और यहाँ क्या होगा, वृषण, ठीक है, पुरुष का क्या होगा, वृषण। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इन हार्मोन्स के द्वारा स्त्री तथा पुरुष में, स्त्री में अंडाशय तथा पुरुष में वृषण को उद्दीपन प्रदान करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 2 हार्मोन्स आते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले आप जब हार्मोन्स मैं बता रही थी उसमें मैंने गोनेट हार्मोन्स बताए थे आपको, एड्रिनल, एड्रिनल नहीं, एड्रिनल तो ग्लैंड्स है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो वही उसी तरीके से, ठीक है। अब इसमें 2 हार्मोन्स आते हैं, कौन कौन से, FSH और LH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, ये इसका क्या है और इसके बारे में क्या है, ठीक है। चलो हम सबसे पहले FSH के बारे में बात करते हैं। FSH क्या है, यह महिलाओं में अंडाशय पुटिकाओं का विकास करता है। ये किस में होता है, फीमेल में, ये भी आपको अच्छा ऐप से याद रखो आप, FSH, ठीक है ना। फीमेल में क्या होता है, ये अंडाशय पुटिकाओं का विकास करता है। और LH क्या है, LH पुरुषों में यह हार्मोन शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ये मेल में होता है। जब उसमें अंडाशय बनेगा, यहाँ एग्स बनेगा, ठीक है, तो यहाँ स्पर्म बनेगा, शुक्राणु, ठीक है, यहाँ शुक्राणु, यह शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में भी, नेक्स्ट पॉइंट, यह क्या करता है, तथा अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन का नियमन करता है। मैंने बताया था आपको हार्मोन्स में एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या करता है, नियमन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का नियमन करता है, ठीक है ना, नियमन करता है। और यह क्या करता है, यह कार्पल्स ल्यूटिशियम संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्या करता है, या फिर हम इसमें पहले हम इसी के बारे में ये पॉइंट पढ़ लेते हैं कि क्या करता है, यह कार्पल्स ल्यूटिशियम, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कार्पल्स ल्यूटिशियम, कार्पल्स ल्यूटियम संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बारे में अब जैसे कि ये जो आपका मतलब हम इसमें ये नहीं कह सकते एक तरीके से, गॉड सॉरी, अच्छा, ये FSH जो है ना, ये पुरुषों में भी होता है। मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, कंफ्यूज हो गई मैं थोड़ी सी। तो ये जो ना, ये आपका FSH जो है, ये पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ठीक है, ये पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और ठीक है, और महिलाओं में क्या करता है, महिलाओं में एग्स का निर्माण करता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। और लेकिन जो LH होता है ना, LH या पुरुषों में वृषणों के विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को स्रावित करता है। क्या करता है, वृषणों का विकास करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को उसके स्रावण को प्रेरित करता है, LH, ठीक है। एक बार मैं इसके बारे में बोल देती हूँ सही से पॉइंट्स, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यह FSH जो होता है आपका, ठीक है, आपका FSH क्या करता है, फीमेल्स में एग्स बनाता है, और LH जो होता है ये मेल्स में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, ठीक है। FSH जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का नियमन करता है, ठीक है।
तो FSH क्या करता है, FSH एस्ट्रोजन हार्मोन का नियमन करता है, ठीक है। और यह LH क्या करता है, पुरुषों में वृषण टेस्टिस के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके गोनेट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अग्रपिंड से स्रावित जो हार्मोन्स हैं, ये वही हार्मोन। ठीक है, यह क्या करता है इसमें, दुग्ध ग्रंथियों में दुग्ध के श्रावण को प्रेरित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बचा है इसमें अग्रपश्च से निकलने वाले हार्मोन्स में, वो आपका बचा है MSH, जिसको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो इसके बारे में, जिसको हम बोलते हैं MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनो से ही आपको पता चल रहा होगा ये हमारी स्किन से रिलेटेड है। तो ये क्या करता है, त्वचा के वर्णक कौन, मेलेनिन का संश्लेषण करता है। इसकी भी बारे में एक ही पॉइंट लिख लो, बस मोस्ट नहीं है ये। मेलेनिन का संश्लेषित करता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके कारण कलर, मतलब स्किन का कलर हमारा हल्का या गहरा होता है, ठीक है। तो आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, MSH, ये आपका मेलेनिन जो वर्णक है उसका संश्लेषण करता है या स्रावित करता है, और उसको क्या करता है, त्वचा, जिससे क्या होता है, हमारे त्वचा का रंग हल्का या गहरा होता है। अब हम बात करते हैं पशपिंड से निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। पशपिंड से निकलने वाले, जिसमें हमने दो ही देखे थे, एक ADH, एक ऑक्सीटोसिन। तो मैं फटाफट से इनके बारे में बोलती जाती हूँ और आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। ADH और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बारे में तो वैसे अभी आपको पता होगा, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन भी बोला था हमने इसको, ठीक है। ADH क्या करता है, ADH के बारे में लिखिए। ADH हार्मोन्स शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छानकर अलग करने की प्रक्रिया में, किडनी में नेफ्रॉन द्वारा संपन्न होती है, ये पता है आपको, नेफ्रॉन द्वारा संपन्न होती है। इसी प्रकार छानकर अलग किए गए रक्त में से, जो ब्लड जो छाना गया है, उसके बाद उसको छाने गए रक्त में से पुनः अवशोषित किया जाता है, नेक्स्ट लिखिए इसी में, वैसोप्रेसिन हार्मोन द्वारा नेफ्रॉन अवशोषित किया जाता है, सॉरी ये वाली लाइन थोड़ी गलत हो गई। वैसोप्रेसिन हार्मोन द्वारा नेफ्रॉन में संपन्न जल के पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया को विनियमित किया जाता है। क्या किया जाता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन द्वारा नेफ्रॉन में संपन्न जल के पुनः अवशोषण की प्रक्रिया को विनियमित किया जाता है। इसका श्रावण कम होने की स्थिति में अधिक मूत्र का विसर्जन होता है। अगर यह कम निकलेगा, ADH हार्मोन अगर कम होगा तो क्या होगा, अधिक मूत्र का उत्सर्जन होगा, ठीक है। तथा अत्यधिक निकलने पर क्या होगा, तथा अत्यधिक में इंसुलिन की समस्या हो जाएगी। अत्यधिक होने पर इसमें इंसुलिन की समस्या हो जाएगी, ठीक है। अभी इंसुलिन भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इंसुलिन की समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, यह हार्मोन या फिर इस हार्मोन को इमोशनल हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमोशनल हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यह विशेष अंगों की मांसपेशियों में संकुचन की स्थिति पैदा करता है। क्या करता है, यह विशेष अंगों की मांसपेशियों में संकुचन की स्थिति पैदा करता है। ये अच्छा, इसका मोस्टली वर्क क्या है कि ऑक्सीटोसिन
दुग्ध ग्रंथियों में संकुचन करके प्रेरित करता है। दुग्ध ग्रंथियों, जैसे मैंने आपको बताया एमएसएच जो प्रोलैक्टिन जो होता है, ये उसी से संबंधित है थोड़ा सा। तो यह क्या करता है, ऑक्सीटोसिन दुग्ध ग्रंथियों में संकुचन करके और दुग्ध ग्रंथियों को या दुग्ध के श्रवण को प्रेरित करता है और गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। इसी में मानवीय क्रियाओं में उत्तेजक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आपने सुना होगा जो आपके पालतू पशु जो होते हैं, मतलब जो पशु होते हैं उनमें दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, बट ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ठीक है ना। ये गलत है। तो यह क्या होता है, मानवीय क्रियाओं में उत्तेजक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कि हम बोल सकते हैं इंजेक्शन के रूप में, या डेयरी में यूज किया जाता है, कृषि व्यापक पैमाने पर किया जाता है, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसके दुरुपयोग से क्या हो सकता है। इसका दुरुपयोग फल सब्जियों में अधिक उत्पादन के लिए होता है। इसका दुरुपयोग जो है, दुरुपयोग कहाँ होता है, फल या सब्जी को मतलब उनको जल्दी उनका उत्पादन करने के लिए, उनको जल्दी बढ़ाने के लिए, जल्दी पैदा करने के लिए, ठीक है। और कहाँ, पशुओं में अधिक दुग्ध प्राप्ति के लिए, पशुओं में अधिक दुग्ध प्राप्ति के लिए, ठीक है, पशुओं में अधिक दुग्ध प्राप्ति के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मैंने आपको बताया था अभी। तो आपको क्या याद रखना है कि हार्मोन्स क्या है, इसको इमोशनल हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। यह विशेष अंगों में मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने के लिए इसका यूज़ होता है, या ये निकलता है, या फिर यह स्रावित होता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ग्रंथियों में संकुचन पैदा करता है और मानवीय क्रियाओं में उत्तेजक के रूप में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और उदाहरण में हम बता सकते हैं, जैसे इंजेक्शन के रूप में डेयरी में, कृषि व्यापक पैमाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका दुरुपयोग, इसका मिसयूज़ जो होता है वह सब्जी और फलों में अधिक उत्पादन के लिए और पशुओं में अधिक दुग्ध की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिस पशुओं में, मतलब जिन पशुओं में बांझपन, जिससे क्या होता है, यह पशुओं में बांझपन का कारण भी बन सकता है अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो। अच्छा, अब बात करते हैं हम आगे पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में। पीनियल ग्लैंड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में क्या है, इसमें से 3 हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है, 3 हार्मोन्स। एक कौन सा आपका, एक मेलाटोनिन, ठीक है, आपका एक सेरोटोनिन, एक आपका होता है एड्रीनो मैरोलोट्रोफिन। क्या होता है आपका, मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके, एक होता है आपका मेलाटोनिन, ठीक है, और एक होता है आपका सेरोटोनिन, पीनियल ग्लैंड से जो आपके हार्मोन स्रावित होते हैं, सेरोटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एड्रीनो मैरोलोट्रोपिन, ठीक है, ये, ठीक है, ये 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। अब ये करते क्या क्या हैं पीनियल ग्लैंड्स में, ठीक है। तो जैसे आपका मेलाटोनिन है, यह रात में श्रवण, दिन में कम श्रवण होता है, मतलब रात में ज़्यादा निकलता है और दिन में कम। तो ये किसके लिए, अगर रात में ज़्यादा है और दिन में कम है तो ये किसके लिए होगा, आपको ये समझ में आना चाहिए। यह सोने और जागने को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये, सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, सोने और जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। और सेरोटोनिन क्या है, सेरोटोनिन रक्त वाहिकाओं को सिकोड़कर रक्त दाब बढ़ाने का कार्य करता है। क्या करता है ये, एक लिखते हैं तो हम रक्त दाब, मतलब बीपी लिखते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। अब आपका जो थर्ड है आपका
मेरेलोट्रोपिन। यह क्या करता है, ये जैविक घड़ी के रूप में कार्य करता है, जैविक घड़ी के रूप में। ठीक है, जैविक घड़ी के रूप में मतलब आपको कब जागना है, कब सोना है, कितने टाइम सोना है, तो ये उसका काम करता है। कहने का मतलब इसको हम बोल सकते हैं जैविक घड़ी। मतलब अब घड़ी ऐसा नहीं है कि आप मतलब बॉडी में देखो कि आपके अंदर एक घड़ी बनी हुई है जिसमें कुछ सुइयाँ बनी हुई हैं। ठीक है ये मतलब एक हार्मोन्स की तरह एक हार्मोनी है, तो वो निकलता है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये सोने जागने के चक्र या फिर शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण करता है। क्या करता है ये? सोने जागने का चक्र। वो जो आपका मेलाटोनिन है वो जागने को नियंत्रित करता है, लेकिन यह क्या करता है, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। सोने जागने के चक्र और शरीर के तापक्रम ठीक है, इन सबको क्या करता है, यह नियंत्रण करता है, या फिर इसके द्वारा ये सारी क्रियाएं होती हैं, नियंत्रण करता है। ठीक है ना, तो ये थे आपके पीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स। अच्छा, इसके बारे में आप एक दो पॉइंट्स और लिख लो कि इस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या फिर तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है पीनल ग्लैंड्स को? आत्मा का स्थान या फिर तीसरी आंख का अवशेष भी कहा जाता है। और इस ग्रंथि से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? 3 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, अगर एक तरीके से हम देखें तो पीनल ग्लैंड्स का संबंध सीधे तरीके से मतलब सीधे तौर पर आँखों से होता है। किससे होता है? आँखों से होता है। अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट ग्लैंड की। नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे, अच्छा नेक्स्ट ग्लैंड सब हम पढ़ेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम आपके थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड, एड्रिनल एंड आपके कुछ हार्मोन्स बचे हैं। ठीक है, और गोनेट्स, जो आपकी गोनेट्स हैं आपकी, उनमें पढ़ना है हमको, टेस्टिकल्स, ओवेरी, प्लेसेंटा, रिलैक्शन हार्मोन्स, रेनिन हार्मोन्स, उनके बारे में। और वहीं पे हम छोटा सा पार्ट देख लेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में, बस। तो आपकी जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो आपके 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगी। पहला पार्ट ग्लैंड्स का आज हो गया, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। एंड उसके बाद जो हम बात करेंगे इसमें हमारा बचेगा ब्लड, और ब्लड में भी हम पढ़ेंगे हार्ट। ठीक है, ब्लड पढ़ेंगे और ब्लड में पढ़ेंगे हम हार्ट। तो अगर आपको मतलब मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको वीडियो को लाइक करें। ठीक है, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, तो जैसे ही सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं लाइव आकर इन सब चीज़ों को पढ़ाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर कहीं कोई कमी हो तो उसके लिए पहले से मैं सॉरी बोल रही हूँ, बिकॉज़ आई एम ए ह्यूमन। मैं भी एक मानव हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ। ठीक है, मशीनों से भी कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ। ठीक है, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, बस। और कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।